नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसका इंतज़ार आपको पिछले कई महीनों से था, क्योंकि भारत के राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर जो फेरबदल होने जा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं या लाने की कोशिश की जा रही है, इसमें एक नई एंट्री हो रही है। नई यानी नई एंट्री है। इंसान तो वही पुराने हैं, पहुँचे हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिसे हिंदी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहा जाता है महाराष्ट्र की, और उनका राष्ट्रीय राजनीति में एक समय कद काफ़ी ऊंचा रह चुका है। और ऐसी मीडिया द्वारा और दूसरे सूत्रों द्वारा ये जो आज दिन में कई बार मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जानकारी चलती रही कि वो एक नेशनल फ्रंट यानी थर्ड फ्रंट बनाने की जो बात चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, तो आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी ये मिल रही है कि नेशनल फ्रंट या नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने की उन्होंने कवायद शुरू कर दी है, कोशिश शुरू कर दी है। आज प्रशांत किशोर और उनकी दूसरी मुलाकात नई दिल्ली में हुई। इसके पहले शायद इसी महीने के 11 तारीख को उनकी लगभग 3 घंटे एक मीटिंग चली थी उनके मुंबई के घर में प्रशांत किशोर के साथ में। बहरहाल आज उनके नई दिल्ली के घर में जो उनकी प्रशांत किशोर के साथ सुबह या दोपहर को मीटिंग हुई, उसके बारे में जो जानकारी निकल के आ रही है उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि वो फिर एक बार राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक ओहदा दोबारा बनाना चाहते हैं। और ये क्यों और कैसे, और वो जो बताया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विरुद्ध एक नया फ्रंट बना रहे हैं। और कल उनके घर पे कोई बैठक बुलाई गई है, मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ऐसा अंदेशा है कि 15 से 20 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। और ये 15 या 20 पार्टियां लेकर एक तीसरा मोर्चा यानी जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट या नेशनल फ्रंट कह सकते हैं, उस तरह की उनकी कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है, और उसके वो अध्यक्ष बनेंगे। पिछले कुछ महीनों में आपने जरूर सुना होगा कि महाराष्ट्र के जो सामना न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं, तोड़ डाला वाले संजय राउत, तो उन सम्माननीय संजय राउत जी ने 2 या 4 बार पिछले कुछ 6 या 8 महीनों में ऐसा वक्तव्य दिया, ऐसे बयान दिया था कि शरद पवार जी को यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। यानी जहां पर आज सोनिया गांधी बैठी हैं, जिस यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, उस जगह पर शरद पवार को बिठाया जाना चाहिए। लेकिन इस विषय में आगे कोई बातचीत नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, और ना ही कोई प्रयास हुए, प्रयत्न हुए, और ना ही कहीं से इस चीज़ को समर्थन मिला। तो अब ये जो इस महीने की 11 तारीख यानी जून की 11 तारीख को 2021 का साल, ये जो उनकी मीटिंग हुई थी प्रशांत किशोर के साथ में, उसके बाद में आज जो दूसरी मीटिंग हुई और उसके बाद जो बातें निकल कर आई सामने, उसमें से ये स्पष्ट है कि वो एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी गैर कांग्रेसी और गैर भारतीय जनता पार्टी के बाकी दलों को, बाकी पार्टियों को शामिल करके उसका नेता वो खुद बनेंगे, और इस तरीके से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं। ऐसा उनकी कोशिश है। इसका एक इतिहास है। अगर ये पूरे चीज़ को अगर आप समझना चाहें तो आपको ये इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, और उस इतिहास की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहें, और आपसे सबसे पहले ये निवेदन है कि आपको वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी दें। उससे पहले आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे इस विश्व भारती चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साइड में, उसके बाजू में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे इस तरह की जानकारी के वीडियोस की समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप समय पर सही से जानकारी प्राप्त करते रहें। तो हम आते हैं अपने मूल विषय पर कि इस चीज़ का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट या नेशनल फ्रंट या थर्ड फ्रंट जैसे अलग शब्दों में कहा जा सकता है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसमें क्या चाहते हैं ये शरद पवार, क्या करना चाहते हैं।
तो इसका सीधा सीधा संबंध आपको बता दें कि इसका सीधा सीधा संबंध है 1991 से, सन 1991 यानी 1991। और उसका संबंध कैसे है ये आपको बताएंगे कि उस समय जो कांग्रेस चुनाव जीतने वाली थी, जो कि नहीं जीती, लेकिन उस समय उनके अध्यक्ष हुआ करते थे राजीव गांधी, और उस समय शरद पवार ये कांग्रेस पार्टी का सदस्य हुआ करते थे, उनके सांसद हुआ करते थे। तो उस चुनाव में के दौरान ये राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी जब हत्या हुई तो उससे पहले की कोई और व्यवस्था हो पाती और शरद पवार का नाम अध्यक्ष के लिए चल पाता, क्योंकि उस समय एक परंपरा ऐसी थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा कांग्रेस की तरफ से। तो उससे पहले की ऐसी कुछ भी व्यवस्था या पहल हो पाती, वहां पर कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता पीवी नरसिम्हा राव थे और उनकी तो तैयारी पैकअप करके वापस अपने आंध्र प्रदेश या हैदराबाद जाने की हो चुकी थी। लेकिन इस अचानक घटना से, राजीव गांधी जी की मौत से, उनको एक सीनियर लीडर के हिसाब से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और ये बहुमत के करीब करीब, यानी पूरा बहुमत तो कांग्रेस को आया नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी से समर्थन प्राप्त करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। अब क्योंकि नरसिम्हा राव एड इंटरिम अध्यक्ष बनाए गए थे टेम्पररी, तो प्रधानमंत्री के ओहदे पर उनका ही नंबर लगने वाला था, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय। और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कैबिनेट बनाई, उसमें ये महाराष्ट्र के शरद पवार, इनको रक्षा मंत्री का ओहदा और दर्जा दिया गया, जवाबदारी दी गई। और मैं आपको बता दूं कि उस समय ये राम मंदिर की पूरी मूवमेंट चल रही थी और उन्हीं सब चीज़ों से ये आज के इस चीज़ का संबंध है, क्योंकि राम मंदिर की जो बनाने की जो प्रक्रिया और जो आंदोलन चल रहे थे विश्व हिंदू परिषद, और उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, इन सभी लोगों का काफ़ी समर्थन था। इन्होंने तो और अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उस समय इन्होंने राम मंदिर यात्रा भी निकाली थी, लगभग मुझे जो याद आ रहा है 1989-90 की के दौरान। बहरहाल ये सब होते होते 91 में ये सब हुआ जो अभी आपको बताया। 92 में, 1992 में, जब ये राम मंदिर का आंदोलन अपने पूरे चरम पर था, तो उस समय ऐसी संभावना थी, जो जानकारी उस समय हमें मिल रही थी, हमारी उम्र उस समय लगभग 20 साल के करीब थी और हम उस समय भी काफ़ी सारे नेताओं और सबके संपर्क में रहा करते थे, टॉप लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो उस समय हमें ये जानकारी मिल रही थी कि ये जुलाई के महीना था 1992। तो उस समय ये रशिया गए हुए थे रक्षा मंत्री के, और उस समय जिस तरह से कार सेवा की जा रही थी जुलाई 1992 में अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि के साइट पर, तो उस समय जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने उस समय कह दिया कि इस कार सेवा को बंद कराया जाए, वरना हम अपना समर्थन कांग्रेस को वापस ले लेंगे। और उससे पहले कि ये सब कुछ समझ में आ पाता, पीवी नरसिम्हा राव के उन्हें उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज से जानकारी मिली कि इसको बंद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके पीछे जो फाइनेंसर है और जो फाइनेंस लगा हुआ है, क्योंकि कार सेवा तो विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे थे, तो उस फाइनेंस को रोका जाए और वहीं से इनके ऊपर दबाव लाया जाए, तभी ये रुक पाएगा। वरना ऐसी संभावना थी कि सुब्रमण्यम स्वामी अपना सपोर्ट पीछे ले लेते और ये सरकार गिर जाती। और ये लगभग 25 जुलाई के आसपास की बात है, और 26 या 27 जुलाई तक शरद पवार वहां से रशिया से वापस आने वाले थे, और ये संभावना थी कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होकर शरद पवार को अपना नेता चुन के उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता। लेकिन इस तरह की कुछ घटना नहीं हो पाई, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव वो भी बड़े अनुभवी नेता थे, और ऐसा कई लोगों का कहना है कि उनका भी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पहले स्वयंसेवक रह चुके थे। ऐसी भी कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है कई सूत्रों से। तो बहरहाल उन्होंने अपने सूत्रों का और मशीनरी का पूरा उपयोग करके दबाव लाकर और वो कार सेवा को रोक दिया, और बाहर उस समय ये बताया गया कि बातचीत हो चुकी है विश्व हिंदू परिषद से और 4 महीने का समय लिया गया है। अभी आप समझ लीजिए कि 4 महीने जो होते हैं
जुलाई के 25 तारीख के आसपास से, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी जुलाई के अंत तक आप समझ सकते हैं कि उसको रोक दिया गया है। अब इसमें पूरा संबंध इससे आता है कि बाबरी मस्जिद का जो गिराया गया, उस दौरान ऐसा माना जा रहा है कि कई लोगों को ट्रेनिंग देके भेज दिया गया होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और अगर वहाँ कुछ रहेगा तो कल फिर प्रॉब्लम होगा, और कुछ नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं होगा। तो शायद इस वजह से भी इस तरह का कुछ उसके अंदर हुआ हो सकता है, और नाम विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी का लिया गया हो सकता है। इसकी संभावना आज भी नकारी नहीं जा सकती। बहरहाल आपको पूरी हकीकत ये बता दें कि जब शरद पवार यहाँ पर वापस आए तो ये मसला हल हो चुका था, और ये सब होने के बाद में जो कथाकथित बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिरा दिया गया 6 दिसंबर 1992 को, उसके बाद में पूरे भारत में जिस तरह की हिंसा शुरू हुई, उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए, और उसी दौरान, यानी ये दिसंबर 92 की बात बता रहा हूँ, हमारी मुलाकात बाला साहब ठाकरे से हुई थी। उनके बंगले पे हमें बुलाया गया था, उन्होंने खुद हमारे साथ उन पे बात करके हमें बुलाया था। बहरहाल वहाँ हम गए, उनसे मुलाकात की, उन्हें किसी कागजातों की ज़रूरत थी, वो हमने उन्हें दे दिए उस समय। और उसके कुछ दिनों बाद, यानी ये दिसंबर 25 के आसपास की बात बता रहे हैं, 1992, उसके बाद उनका जो सामना न्यूज़पेपर, उसमें उन्होंने छाप दिया कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई जो केंद्र सरकार ने की, कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में तो कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने तो इस्तीफा अपना दे दिया, त्यागपत्र दे दिया जवाबदारी लेते हुए। बहरहाल यहाँ जो कार्रवाई हुई वो हुई मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और इन सब के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जब बाला साहब ने कहा तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हो सकता है कि बाला साहब को काफ़ी सारी जानकारी उस बारे में मिल चुकी हो, या कोई सबूत कि ये सब गिराने में किस किस का हाथ था, नहीं था, और हो सकता है कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती तो वो पूरा सबूत बाहर निकाल देते, और ये शायद पीवी नरसिम्हा राव और उस कांग्रेस सरकार को कबूल न हो। बहरहाल ये सरकार इसी तरह से चलती रही, और फरवरी 1993 यानी 1993 में हम खुद दिल्ली में थे, और हमने कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर। और उस दौरान मुझे जो तारीख याद आ रही है, लगभग 22 फरवरी 1993 के दौरान हम रक्षा भवन में उस समय के रक्षा मंत्री शरद पवार से मिले, जो आज एनसीपी के अध्यक्ष हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के। और उनके साथ बात करते करते और चाय पीते पीते हमें याद आया कि उन्हें कुछ जानकारी देनी है, तो हमने उन्हें बताया था कि उस समय यूं ही बात करते करते कि हमें ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि आपको महाराष्ट्र भेजा जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, आप वहाँ जाइए, सुधाकर राव नाइक को रिप्लेस कीजिए, जो वहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है, आप इस विषय पर ध्यान नहीं दीजिए, और ऐसे कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल हमने तो अपना काम कर दिया, और वहाँ से 2-3 दिनों बाद मुंबई आ गए। लेकिन उसके बाद आपको एक खास बात बता दूं कि 6 मार्च 1993 को उनकी, शरद पवार जी की यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति हुई, उनकी शपथ विधि हुई, और सुधाकर राव नाइक को यहाँ से हिमाचल का राज्यपाल की नियुक्ति करके भेज दिया गया महाराष्ट्र से। तो ये सब के चलते उसके बाद भी हमने 2-3 बार, यानी 7, 8 और 9 तारीख मार्च के, हमने शरद पवार जी को मिलने की कोशिश की, जो कि मुलाकात नहीं हो पाई। उनके मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ स्टाफ के द्वारा हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जिसमें कि मुझे नहीं पता कि हमने जो जानकारी दी थी उन तक पहुंची नहीं पहुंची। खैर वो सब मसला अपनी जगह पर है। उसके तुरंत बाद 12 मार्च को बॉम्ब ब्लास्ट हुए पूरे मुंबई भर में, और उसके तुरंत बाद, यानी कुछ महीनों बाद, हमें एक बहुत ही दिल दहला देने वाली जानकारी मिली कि सुधाकर राव नाइक, यानी 1995 के जो इलेक्शन हुए उसके पहले महाराष्ट्र के जो चुनाव, प्रदेश के, राज्य के चुनाव हुए यहाँ के विधानसभा के लिए, उसके कुछ महीने पहले नहीं बल्कि 1992 के अंत में, 1993 के अंत में, कि वहाँ से
ऐसा कुछ बताया जा रहा है महाराष्ट्र के कांग्रेस के सभी नेताओं से और कार्यकर्ताओं से कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें हमें कांग्रेस को जिता के लाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके फलस्वरूप और उसके नतीजा ये हुआ कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1995 में चुन के आई 1995 में, और यही शरद पवार जो उस समय से प्रयत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए, उन्हें 1993 के बाद कभी भी केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस की तरफ से स्थान नहीं दिया गया। जिस चीज़ की जानकारी, सूचना या हिंट हमें उन्हें ऑलरेडी बातों बातों में दे दी थी, वो बात सच निकली। और ये बात, क्योंकि उस समय वो गांधी परिवार का नाम लेते थे, सोनिया जी का नाम वगैरह, और वो कहेंगे तो हम कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाएंगे और प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो क्योंकि सोनिया जी को उस समय डर था कि जिस तरह से राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी, तो उसी तरह से उनके साथ अगर कुछ होता है तो उनके बाकी के परिवार यानी बेटा और बेटी का क्या होगा। तो इस चक्कर में इन लोगों ने इस राजनीति में उन्होंने किसी तरह का भाग नहीं लिया। लेकिन इसके बाद, इस पश्चात 1997 या 97 या 98 में वो खुद कांग्रेस के राजनीति में आ गई, और उसके बाद तुरंत शरद पवार जी ने कांग्रेस को त्याग करके अपना खुद का संगठन, जो आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, मेरे ख्याल से 98 या 99 में उन्होंने उसकी स्थापना की। और उसके बाद से उनका बारामती और महाराष्ट्र में तो काफ़ी प्रभाव रहा। राष्ट्रीय यानी केंद्रीय राजनीति में हालांकि उन्हें बहुत सम्मान है, उन्हें बहुत माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति यानी नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स के अंदर उनका प्रभाव भले हो, लेकिन उनका अस्तित्व उस तरह का नहीं रहा जो इसके पहले रहा करता था। तो अब इतने साल चुप बैठकर और अपने कोशिशें करने के बाद आज उन्होंने आखिर में जब देखा कि यूपीए का अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया जा सकता या ये बनने नहीं देंगे, तो उन्होंने ये प्रशांत किशोर से जो 11 जून 2021 को मीटिंग की 3-3.5 घंटे की मुंबई में अपने घर में, उसके बाद आज जो मीटिंग हुई प्रशांत किशोर की, तो उसमें उनका ऐसी जानकारी आ रही कि ये तय हुआ कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाना चाहिए, जिसमें कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी पार्टीज को शामिल करके और शरद पवार के नेतृत्व में ये पूरा संगठन काम करेगा। यानी कि ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें हो सकता है कि समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई बिहार की पार्टी हो, कोई तमिलनाडु की पार्टी हो, कोई कहीं की पार्टी हो, तो जिनका भी युति या टाइप नहीं है कांग्रेस के साथ, या कांग्रेस के साथ टाइप है तो भी, लेकिन अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें वेलकम किया जाएगा। तो वो आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री की जवाबदारी या प्रधानमंत्री के पद का खुद को दावेदार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जो उम्र है, और वो भी समझते हैं कि इसके बाद शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस सब का जो भी इन्होंने तय किया है, वो उनकी सुपुत्री जो सांसद हैं सुप्रिया सुले जी, उनके साथ उन्होंने तय करके ये सब फाइनल किया है, ऐसी भी हमें जानकारी मिल रही है। और क्योंकि अगर केंद्रीय राजनीति में अगर इनका अपना एक स्थान और एक वजूद बन जाता है, तो इनके जो भी रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं राजनीति में, उनके भी भविष्य के लिए उन्हें ज़रूर फायदा होगा। और इस तरह की सोच उन्होंने ज़रूर अपने हिसाब से रखी होगी। बहरहाल, हमने आपको जो ये पूरी जानकारी दी, इस विषय पर हम आपसे भी रिस्पांस की अपेक्षा रखते हैं। आपकी भी जो जानकारी है या आपकी कोई राय है, आपका ओपिनियन है, तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें बता सकते हैं इस विषय पर आपका क्या कहना है। दूसरी बात कि ये जो हमने आपको पूरी जानकारी दी, क्योंकि जो हमें फर्स्ट हैंड जानकारी दी वो हमने आपको दी, हमारे खुद के अनुभव हमने आपको बताए। आपके अगर इस तरह के कोई अनुभव हो और आप चाहते हो कि इस विषय पर यूट्यूब में वीडियो बनाकर जानकारी दी जाए, या ऐसा और कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसे लिख सकते हैं। हम ज़रूर उस विषय पर वीडियो बनाएंगे और सभी दर्शकों तक हम वो पूरी जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे इस विश्व भारती चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी
सही समय पर प्राप्त होती रहे। और आप सभी से एक और निवेदन है कि आपको भी इस विषय में अगर कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें वो जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम उस पर और जानकारी हासिल करके और पूरी तरह से अच्छी एक वीडियो कंपाइल करके आप तक पहुंचाए और सभी दर्शकों का उसको लाभ मिले उस चीज का। और इस राजनीति में अभी तो 2024 तक 3 साल हैं, और इसमें और 3 साल एक काफ़ी बड़ा समय होता है कि जिसमें कई सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं और कई सारी ऐसे इंसिडेंट वाकयात होने की संभावना होती है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं सिद्धू की क्या हालत है पंजाब के राजनीति में। सॉरी। तो इस समय जो भी हालात है वो हमने आपको बता दिए। आगे आने वाले हालात की जानकारी या ऐसी कोई भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसकी हम आपको पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। हमारा खुद का 31 साल का अनुभव रहा है राजनीति में, और उसको ध्यान में रखते और उससे उसका पूरा आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा हमारे इस चैनल से और हमारे इस वीडियोस और प्रोग्राम से। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने इतना समय हमारा इस वीडियो को देखा अपना समय देकर, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।